स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स पिटारा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनल पार्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर का ओवरव्यू होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। चलिए देखिए, अब सबसे पहली बात जो हम करेंगे वर्कशीट में कि हमने वर्क डन पढ़ा था, और वर्क डन से पहले आपने फोर्स भी पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज और टेंस टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम आप वर्क की बात करेंगे। वर्क में क्या था, देखिए मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ। वर्क आप यहाँ से पढ़िए। वर्क इज एन ऑब्जेक्ट, वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वर्क डन। ओके, लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से किसी अलग डायरेक्शन में लगा है, तो हमें फोर्स का जो पार्ट है जो इस डायरेक्शन में लगा होगा, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, यानी कि किसी अन्य डायरेक्शन में, दैट इज W इज इक्वल टू इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, दैट इज F cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो वी कैन से दैट W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। ओके, तो यहाँ से क्लियर ये हो जाता है कि ये क्या है। दिस इज W इज इक्वल टू F S cos थीटा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द वर्क। ये सब हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद वर्क डन बाय एन बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। देखिए सर्कुलर पाथ में जब भी ऑब्जेक्ट चलता है तो मान लो यहाँ से घूमकर पूरा चक्कर लगा के यहीं आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको पता है 0 है। तो इस कंडीशन में वर्क डन होगा 0। वर्क डन ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज 0। ओके, सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना एक पूरा साइकिल पूरा करता है, तो चूंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है इनिशियल पोजीशन से, तो उसका वर्क डन 0 होता है। ओके, चलिए अगला जो हम कर रहे हैं दैट इज, देखिए आप यहाँ पे एनर्जी की बात हम करेंगे। एनर्जी में आपने पढ़ा था कि जो वर्क डन है उसी के कारण एनर्जी होती है। हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, या किसी के अंदर एनर्जी होती है तो वो वर्क के रूप में बाहर आती है। देखिए द एनर्जी, यहाँ से पढ़िए, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग फिर देखिएगा। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी किसी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, इसका मतलब उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वर्क की भी जूल थी और इसकी भी एनर्जी की भी जूल ही है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हमने बहुत सारी फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन यहाँ हम केवल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी में जब हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी हमने 2 टाइप की पढ़ी थी। मैकेनिकल एनर्जी के 2 पार्ट पढ़े थे, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। हम उन्हीं दोनों की हम यहाँ बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बाकी हैं हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये भी हैं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में 2 ही आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by moving body by virtue of its motion। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि किसी भी मूविंग बॉडी में उसकी मोशन के कारण, जो उसमें वेलोसिटी है उसके कारण जो एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट,
अगला हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप एंड दिस इज फॉर अ हाइट पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh। अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट h पर रखा हुआ हो, m मास का ऑब्जेक्ट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल सकती है, लेकिन हर एक कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्व होगी। और ये हमने एक डेरिवेशन के माध्यम से भी समझा था, आप लोगों को याद होगा और याद होना भी चाहिए क्योंकि हमने इतनी मेहनत से पढ़ा था। नेक्स्ट दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नाउ हम बात करते हैं पावर की। यह है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जितनी जल्दी कोई ऑब्जेक्ट वर्क करेगा उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी, जितनी देर में करेगा उसकी उतनी ज़्यादा पावर कम होगी। यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में कितना ज़्यादा वर्क कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर का हमने पढ़ा था कि 1 किलोवाट कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेटिंग 1 किलोवाट है अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेटिंग 1 किलोवाट है यानी कि उसकी पावर 1 किलोवाट है और उसको 1 आवर तक चला दिया जाए तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो उसकी क्या होगी, वो उसकी यूनिट होगी, है ना। जैसे कमर्शियल यूनिट हम किलोवाट आवर की बात करें तो किलोवाट आवर से हमारा मतलब है कि 1 किलोवाट पावर वाला ऑब्जेक्ट अगर 1 आवर तक चला दिया जाए तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर एनर्जी। ओके। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप दिखाई दे रहा है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क की जो यूनिट है वो क्या है, वर्क की यूनिट जूल है, वो हमें पता है। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम यूनिट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी सेम यूनिट है, आप देखिए द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम यूनिट इज कॉल्ड। देखिए सेम यूनिट वर्क की जो यूनिट है वो जूल है। आप जानते हैं वर्क की क्या है, जूल। तो वर्क से अलग जूल किसकी होती है, देखिए पावर की वाट होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, एनर्जी की फोर्स की न्यूटन होती है और एनर्जी की होती है जूल। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सॉरी हाँ ऑप्शन सी होगा। तो एनर्जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा, द स्प्रिंग हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग है, आप इसको खींच के रखते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब आप इसको मैक्सिमम खींच देंगे या जब आप इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देंगे। जब बिल्कुल मिल जाएंगे यानी कि इसके बिल्कुल नज़दीक आएंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तब हो सकती है। या आप इसको बिल्कुल खींच देंगे तो जब मैक्सिमम हो सकती है। तो पहला है इट इज़ पुल्ड आउट, होगी। इट इज़ कंप्रेस्ड, बिल्कुल होगी। एंड बोथ ए एंड बी और नोर ए एंड बी, ए नहीं होगा बी नहीं होगा या दोनों होंगे। तो देखिए आप खींचेंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, आप कंप्रेस करेंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपको सोचने का टाइम दिया जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑक्सिलेटिंग पेंडुलम ऑफ क्लॉक। देखिए
पेंडुलम ऑफ क्लॉक क्या काम करता है, वो ऐसे अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऐसे ऐसे जाता है ना, वो होता है क्लॉक का पेंडुलम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एनर्जी possessed by an oscillating pendulum is of a clock is काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, रेस्टोरिंग एनर्जी होगी, या मैकेनिकल एनर्जी होगी। देखिए जब पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा तो देखिए जब वो मैक्सिमम पहुँच पे यहाँ पहुँच चुका होगा, जिससे आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो इससे एच हाइट पर है या उसकी शेप के कारण यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यानी कि अच्छा जब वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और बीच में जो है यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगी। समझ आ रही? ऐसे यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे फिर जाके काइनेटिक जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल मैग्नेटिक, यानी कि जब ये ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम ऑक्सीलेशन करेगा तो इसमें दोनों टाइप की एनर्जी होगी, काइनेटिक भी यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, रिस्टोरिंग एनर्जी भी होगी, और ये कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में ये सारी एनर्जी आ जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसमें मैकेनिकल एनर्जी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप समझ रहे हैं, ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशन के अपोज में हमने जो वर्क किया है उसको ले जाने तक, दैट इज ड्यू टू इट्स मास, मास भी होती है क्योंकि वो कितनी होती है mgh, तो मास भी होता है। ओके, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी भी होता है। ठीक है, इट्स हाइट अबव द अर्थ, ये भी होता है। तो तीनों चीज होती है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, एक बॉल को 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है। यहाँ पे 10 मीटर की हाइट है, ये यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जाता है, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल। देखिए यहाँ पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। तो जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो आपको पता है, आपने देखा भी है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती चल जाएगी और एंड में जाके जीरो हो जाएगी। यही तो सिचुएशन थी, लेकिन इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये तो गलत है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल, गिरते समय पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ये भी गलत है भाई, दोनों जीरो तो नहीं हो सकती, वो दोनों इक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी। द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द फॉल, हाँ ये सही। अगला देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हाइल इट इज फॉलिंग, जब ये गिर रहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, क्लियर। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A student carries a bag weight 5 किलोग्राम from the ground floor to his class on the first floor। एक स्टूडेंट यहाँ से नीचे से, मान लो ग्राउंड फ्लोर से, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे भी वो छत तक जा रहा है, ठीक है। ओके, उसके हाथ में 5 किलोग्राम का वेट है, ठीक है, जो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से इसकी जो क्लास है वो 2 मीटर हाइट पर है। ओके, द वर्क डन बाय द बॉयज। देखिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी हम एच हाइट पर जाते हैं, किसी भी मास को लेकर एच हाइट पर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ हमें पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए चाहे हम कोई भी रास्ता, कोई भी पाथ चूज़ करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो इस चीज़ से हम फाइनल पोजीशन कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो वो सीढ़ियों से जाएगा तो कोई मतलब नहीं है सीढ़ियों से कितनी लंबी सीढ़ियाँ होंगी, हमें केवल ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है जहाँ से यहाँ तक हम लेके आए हैं, दैट इज़ 2 मीटर, और कितना मास था 5 किलोग्राम। तो हमने सीधा
लगा देना है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ तक जो वर्क करेंगे हम वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ओके, तो m कितना है 5, g कितना है 10, h कितना है 2, तो ये हमारा आ गया 5 × 10 50, यानी कि 100 जूल। और 100 जूल का मतलब है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी। समझ आ रही है? तो वर्क डन, अच्छा इसका एक तरीका और हो सकता है करने का, वो भी हम अभी देख लेते हैं। देखिए दूसरा जो तरीका है हम ये कह सकते हैं कि देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर का। अच्छा, फोर्स ले जाने में फोर्स लगा होगा, फोर्स किसके अपोज में कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे होगा mg। तो जो W होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हो गया mg इंटू s, और mg आपको पता ही है 5, g की वैल्यू 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2, तो ये भी 100 जूल आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम इसी चीज़ को हम बार बार कह रहे हैं कि आप एक चीज़ को जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीके से करें, आप जितने तरीके से करें आपको उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, उतनी नॉलेज आपको होगी। आप फॉर्मूले पर डिपेंड मत रहिए कि हमारे पास तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का ही फॉर्मूला है, हम उसी से कर लेंगे। आप तलाशिए और ऑप्शन तलाशिए और तरीके तलाशिए, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्क डन इज जीरो। वर्क जीरो कब होगा, अगर वर्क डन इज जीरो इफ द बॉडी शोज द डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। भाई बॉडी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो क्या वर्क डन होगा, जीरो होगा? नहीं, वर्क डन जीरो नहीं होगा, नेगेटिव वर्क होगा। द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो तब तो वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वर्क होता है F इंटू एस सी। पहले डी देख लेते हैं इसका। द बॉडी मास ऑब्लिकली टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन ये कह रहा है द बॉडी मासेस ऑब्लिकली टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, यानी कि बॉडी ये मास नहीं डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका बचाइए, द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड, यानी कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के जब परपेंडिकुलर होगा। हमने पढ़ा था वर्क के जो कंडीशंस थी वर्क की, उसमें पढ़ा था कि अगर वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तब हम कहेंगे कि वर्क डन जीरो होता है। और ये हम निकाल भी सकते हैं, कैसे? देखिए वर्क डन होता है W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो Fs cos 90 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू जीरो, तो इस कंडीशन में वर्क डन इज जीरो। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट देख लीजिए। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब कि जो 1 किलोवाट आवर एनर्जी होती है उसी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होती है, हमने वहाँ भी प्रूव किया था, ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, तो ये इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और उस बेस पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी फॉर्मूले पर डिपेंड मत रहिए, आप उसमें फिजिक्स को अप्लाई कीजिए, नए नए तरीके तलाशिए जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।
क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट आपके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही बता सकते हैं, देखने वाला ही बता सकता है कि किस कंटेंट में कहाँ कमी है। बनाने वाले को तो अच्छा लगता है और हम कोशिश भी करते हैं अच्छा बनाने की, लेकिन आप बताएंगे कि उसमें कहाँ कमियां हैं, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो उस पर हमारा हमारा हौसला अफजाई होती है। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिएगा, और कमेंट भी ज़रूरी है, आप वो भी कीजिएगा। तो नमस्कार, बाय बाय, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।